नमस्कार। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एबीएसटी विषय के पेपर व्यावसायिक सांख्यिकी यानी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के संबंध में जो टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वह है खंडित एवं अखंडित श्रेणी में मध्यका पर आधारित अन्य माप की गणना, कैलकुलेशन ऑफ अदर मेजर्स बेस्ड ऑन मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। खंडित एवं अखंडित श्रेणी में मध्यका के सिद्धांत पर आधारित जो अन्य माप हैं, जिसमें चतुर्थक, पंचमक, अष्टमक, दशमक और शतमक आते हैं, उनकी गणना किस प्रकार से की जाती है इसे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं, क्योंकि इनकी जो गणना विधि है उसकी चर्चा हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। उनके फॉर्मूले भी उसमें हमने देखे हैं, उन पर चर्चा की है। इस वीडियो में हम जो इनके संबंध में उदाहरण है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, उसके आधार पर इन्हें समझेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले हम खंडित श्रेणी में ऐसे मापों की गणना किस प्रकार से होती है इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। आपके सामने एक इलस्ट्रेशन है। निम्नांकित समंकों से अपर चतुर्थक, तीसरा पंचमक, आठवां दशमक व 90वां शतमक ज्ञात कीजिए। यानी Q3, उसके बाद जो QN3 है यानी पंचमक, फिर D8 और P90 इस उदाहरण में पूछे गए हैं। जो सीरीज है या श्रेणी है वो इस प्रकार से है, इसमें मार्क्स दिए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। तो मार्क्स इस प्रकार से हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 तक हैं। और इनके सामने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं वो क्रमशः इस प्रकार से हैं 3, 10, 27, 20, 30, 40, 20, 28, 12 और 9। खंडित श्रेणी में इन मापों की गणना किस प्रकार से की जाएगी, ये एकदम से मध्यका पर ही आधारित है। यानी मध्यका की जो गणन क्रिया है खंडित श्रेणी में वही यहाँ पर लागू होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, श्रेणी को व्यवस्थित करते हैं। यहाँ पर ये श्रेणी पहले से ही व्यवस्थित क्रम में दे रखी है, अतः उसको अलग से व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। उसको जैसी प्रश्न में दी गई है वैसी अपन को रख लेनी है। उसके बाद जो अगला कदम क्या होता है, इसमें अगला स्टेप क्या होता है, वह है कि जो आवृत्तियां हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रूप में हैं, उन्हें हम संचयी बनाते हैं, कुमुलेटिव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने जो सॉल्यूशन है उसमें श्रेणी को लिख दिया गया है, मार्क्स हैं, उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसी है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो फ्रीक्वेंसीज है। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसीज है उन्हें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बदला गया है, संचयी आवृत्तियों में बदला गया है। तो संचयी आवृत्तियों में किस प्रकार से बदलते हैं सामान्य आवृत्तियों को, कि क्रम से आवृत्तियों को जोड़ते हुए चले जाते हैं। जैसे देखिए इसमें सबसे पहले जो प्रथम आवृत्ति है वो तो 3 ही रखेंगे। उसके बाद जो अगली आवृत्ति है 10, उसमें 3 को जोड़ते हुए आगे रखेंगे तो वो हो जाएंगे 13। फिर 13 में हम अगली आवृत्ति 27 जोड़ेंगे तो जो संचयी आवृत्ति हो जाएगी वो 40। फिर 40 में हम अगली आवृत्ति 20 जोड़ेंगे तो संचयी आवृत्ति हो जाएगी 60। उसके बाद 60 में हम 30 जोड़ेंगे तो 90। 90 में हम 40 जोड़ेंगे तो 130। और 130 में हम 20 जोड़ेंगे तो 150। 150 में हम 28 जोड़ेंगे तो 178। 178 में 12 जोड़ेंगे तो 190। और 190 में 9 जोड़ेंगे तो 199। यानी जो कुल आवृत्तियां यहाँ पर है, यानी आवृत्तियों का जो योग है वह 199 है। अंतिम जो संचयी आवृत्ति है वो कुल आवृत्तियों का योग बताती है। इसका मतलब n है वो 199 है। अब जिसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लागू करेंगे। तो जो फॉर्मूला होता है मध्यका में, वही फॉर्मूला यहाँ पर काम में लिया जाएगा, उसी के आधार पर यह फॉर्मूला है। लेकिन अंतर यह होगा कि मध्यका में हम 2 से विभाजित करते थे और यहाँ पर हम उसको जो माप है उनके अनुसार भाग देंगे, यानी विभाजित करेंगे। खंडित श्रेणी में भी जो फॉर्मूला है वह व्यक्तिगत श्रेणी जैसा ही है, n+1/2 होता है मध्यका में। लेकिन जब चतुर्थक हम ज्ञात करेंगे तो वहां पर हम
उसको 4 से भाग देंगे, पंचमक में हम 5 से भाग देंगे n+1 में, और अष्टमक में हम 8 से देंगे, और दशमक में हम उसको 10 से भाग देंगे, और शतमक में हम n+1 में 100 से भाग देंगे। जिस नंबर का माप आपको ज्ञात करना है n+1 को उतने नंबर से मल्टीप्लाई और कर दिया जाएगा। अगर प्रथम माप ही ज्ञात करना है तो उसमें एक को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, वो n+1 ही वहां पर रखेंगे। जैसे यहाँ पर तीसरा चतुर्थक यानी Q3 ज्ञात करवाया गया है, तो हमने n+1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी 3 इंटू n+1/4 ये फॉर्मूला हो जाएगा। n इजिकल टू है 199, यानी n का जो मूल्य है, कुल नंबर ऑफ आइटम कुल कितने हैं वो है 199। तो 3 इंटू 199 + 1/4 ये इसमें फिगर हम रखेंगे फॉर्मूले में। तो 199 में एक प्लस किया तो ये हो गया 200, 200 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है 600, और 600 में हम 4 से यानी 600 को 4 से विभाजित करेंगे तो वो हो जाएगा 150। अब एक संचयी आवृत्तियों में हम 150 का मूल्य देखेंगे। प्रथम बार जिस संचयी आवृत्ति में 150 मूल्य है शामिल होगा, उसके सामने वाला जो पद मूल्य है वही Q3 का मूल्य हो जाएगा। तो देखिए संचयी आवृत्तियों में हम देखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले संचयी आवृत्ति वो 3 है, उसके बाद 13, 13 के बाद 40, 40 के बाद 60, 60 के बाद 90, 90 के बाद 130, फिर इसके बाद 150 है। तो यहाँ पर जो 150 ही अपने को जो मूल्य n+3 इंटू n+1/4 से जो मूल्य हमें प्राप्त हुआ है वो भी 150 ही है। तो ये 150 इसके बराबर यहाँ पर हो रहा है। तो 150 जो संचयी आवृत्ति है उससे संबंधित जो पद मूल्य है वो है 70। तो इसका मतलब जो Q3 का मूल्य होगा वो 70 होगा, 70 होगा। इसके बाद जो तीसरा पंचमक है Qn3 वो हमें ज्ञात करना है, क्योंकि तीसरा पंचमक है तो n+1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और भाग लगेगा 5 का, क्योंकि पंचमक है जो श्रेणी को 5 भागों में बांटता है। तो देखिए इस फॉर्मूले में हमने जो मूल्य है वो रखें तो 3 इंटू 199 + 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 199 में +1 करेंगे तो 200, 200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, और 600 में हम 600 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 120 आएंगे, यानी 120 मूल्य हमें प्राप्त होता है। इस 120 को हम संचयी आवृत्तियों में देखेंगे। जिस संचयी आवृत्ति में प्रथम बार शामिल होगा उस संबंधित जो पद मूल्य है वही तीसरा पंचमक होगा। तो देखिए 120 है वो किस संचयी आवृत्ति में शामिल है, तो 120 है वह आएगा, आप संचयी आवृत्ति में क्रम से देखते चले जाएंगे तो यह आएगा 130 में। तो संचयी आवृत्ति 130 है, उससे संबंधित जो मूल्य है वह है 60। तो इसका मतलब जो तीसरा पंचमक है वह 60 है, यानी 60 है। अब अगला माप 8वां दशमक हम ज्ञात करते हैं, यानी D8। यहाँ पर हम दशमक ज्ञात कर रहे हैं और 8वां दशमक है, तो n+1 को 8 से गुणा किया जाएगा और जो भाग है वह 10 का लगेगा। तो फॉर्मूला इस प्रकार से हो जाएगा साइज ऑफ 8 इंटू n+1/10। तो इसमें हम फॉर्मूले में जो मूल्य है वो रखेंगे तो 8 इंटू 199 + 1/10। तो 8 इंटू 199 + 1/10 ये हो जाएगा। अब 199 में 1 जोड़ा तो 200, 200 को 8 से गुणा किया तो 1600, और 1600 को 10 से विभाजित किया यानी भाग दिया 10 का 1600 में, तो 160 मूल्य हमें प्राप्त होता है। इस 160 को हम संचयी आवृत्तियों में देखेंगे। जिस संचयी आवृत्ति में यह 160 मूल्य प्रथम बार आएगा उससे संबंधित उस संचयी आवृत्ति से संबंधित जो मूल्य है वही D8 का मूल्य यानी 8वां दशमक का मूल्य होगा। तो देखिए यहाँ पर जो संचयी आवृत्ति है उसमें 160 है वह कहाँ आ रहे हैं, वो आ रहे हैं क्रमशः हम देखेंगे 3, 13, 40, 60, 90, 130, 150 और 178।
तो 160 है वह 178 में शामिल होते हैं। तो 178 जो संचयी आवृत्ति है उससे संबंधित जो मूल्य है वो है 80। तो यहाँ पर जो D8 का मूल्य है वो होगा 80। देखिए, तो D8 का मूल्य है वो आया 80। इसके बाद हम 90वां शतमक ज्ञात करेंगे। शतमक यानी परसेंटाइल यानी P90। शतमक है वो श्रेणी को 100 भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार से होगा, क्योंकि 90वां शतमक है तो n+1 को 90 से गुणा करेंगे और भाग है वह 100 का लगेगा। तो सूत्र यानी फॉर्मूला इस प्रकार से हो जाएगा, साइज ऑफ 90 इंटू n+1/100। अब इस फॉर्मूले में हम जो मूल्य रखेंगे तो 90 इंटू 199 + 1/100 हो जाएगा। तो 199 में 1 जोड़ेंगे तो 200, 200 को 90 से गुणा करेंगे तो ये होंगे 18,000। 18,000 को 100 से भाग देंगे तो ये आएंगे 180। अब हम देखेंगे 180 जो मूल्य हमें प्राप्त हुआ इस फॉर्मूले को हल करने, इस सूत्र को हल करने के बाद में वह किस संचय आवृत्ति में शामिल होता है। तो देखिए संचय आवृत्तियों में कहां पर ये 180 है वो मूल्य आ रहा है। ये जो मूल्य है संचय आवृत्तियों में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए आप, तो ये आएगा 190 में। संचय आवृत्ति जो 190 है उसमें ये प्रथम बार शामिल होता है। तो 190 जो संचयी आवृत्ति है उससे संबंधित जो पदमूल्य है वह 90 है। तो इसका मतलब जो P90 है वो होगा 90। तो देखिए जो P90 का मूल्य है वो आया है 90। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो खंडित श्रेणी में हम इन मापों की गणना करते हैं ये एकदम मध्यका पर ही आधारित है। केवल अंतर इतना है कि जो फॉर्मूला उसमें जो डिवाइड करना है वो उन माप के आधार पे करना है कि चतुर्थ है तो 4 से भाग देंगे, पंचमा है तो 5 से, अष्टमा है तो 8 से, दसमा है तो 10 से और शतमा है तो 100 से हम भाग देंगे। इसके बाद हम अखंडित श्रेणी में इन मापों की गणना के बारे में देखते हैं कि अखंडित श्रेणी में किस प्रकार से इन मापों की गणना की जाएगी। अखंडित श्रेणी में जो पदमूल्य हैं वह वर्गांतर के रूप में होते हैं। तो उसकी पहचान भी आसान है और वहाँ भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, आवृत्तियाँ होती हैं। तो देखिए अगला जो इलस्ट्रेशन है वो हम देखते हैं। निम्नांकित समंकों से Q1, Q3, D8 तथा P56 का मूल्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1, Q3, D8 एंड P56 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें एज दे रखी है हमें ईयर्स में, वो है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और नंबर ऑफ पर्सन्स हैं 20 से 30 में 12, 30 से 40 में 28, 40 से 50 में 27 और 50 से 60 में है 13। तो इस प्रकार से ये जो श्रेणी है अखंडित श्रेणी है, कंटिन्यूअस सीरीज है। तो कंटिन्यूअस सीरीज में इन मापों की गणना हम किस प्रकार से करेंगे, ये भी मध्यका का जो फॉर्मूला है अखंडित श्रेणी में उसी के आधार पर इनकी भी गणना की जाएगी। तो देखिए किस प्रकार से हम इसकी गणना करते हैं। सबसे पहले श्रेणी को क्रम से रखा जाएगा। श्रेणी है वो समावेशी है या अपवर्जी ये तय करेंगे। अगर श्रेणी समावेशी है यानी इंक्लूसिव है तो उसे अपवर्जी यानी एक्सक्लूसिव में बदलना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव जो सीरीज है उसकी पहचान क्या है कि उसमें प्रत्येक वर्ग की जो ऊपरी सीमा और उसके अगले वर्ग की निचली सीमा दोनों समान होती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रथम वर्ग है 20 से 30, फिर अगला वर्ग है 30 से 40। तो प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा दोनों समान है। ये सारी श्रेणी में ऐसे ही है। फिर 30 से 40, तो उसमें भी देखिए इस 30 से 40 वाले वर्ग की ऊपरी सीमा 40 है और अगले वर्ग की निचली सीमा वो भी 40 है। तो इस प्रकार से ये जो श्रेणी है ये अपवर्जी प्रकार में दे रखी है। अगर ये समावेशी होती तो इसे अपवर्जी में बदलना पड़ता। इसके बाद जो आवृत्तियां हैं उनको हम संचयी बनाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से इसको हल किया गया है। सबसे पहले हमने उन वर्गांतरों को लिख लिया एज। तो ये 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। उसके बाद में इनकी आवृत्तियां लिख दी 12, 28, 27 और 13। इसके बाद इन आवृत्तियों को हमने संचयी बनाया, कुमुलेटिव किया।
तो ये होगी 12, फिर 12 में 28 जोड़ेंगे तो 40, फिर 40 में 27 जोड़ेंगे तो 67, और 67 में 13 जोड़ेंगे तो 80। इसका मतलब जो नंबर ऑफ आइटम है यानी n है वो है 80, यानी टोटल नंबर ऑफ आइटम है 80। इसके बाद जो प्रथम माप है Q1, उस Q1 की गणना हम करते हैं सबसे पहले। तो Q1 जब हम ज्ञात करते हैं तो जैसे हम मध्य का ज्ञात करते हैं वही प्रक्रिया यहाँ पर भी इसके संबंध में लागू होगी। सबसे पहले हमें Q1 के वर्ग का निर्धारण करना पड़ेगा कि Q1 है वो किस वर्ग में है। जैसे हम मध्य का किस वर्ग में है उसकी गणना करने के लिए, उसको ज्ञात करने के लिए मध्य का पद ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमें Q1 का पद ज्ञात करना पड़ेगा, जो स्मॉल q1 के फॉर्मूले से हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये होगा स्मॉल q1 का जो मूल्य है वो किस तरह से आएगा, तो उसमें हम उसका फॉर्मूला होगा n/4, यानी मध्य का में हम करते हैं n/2, यहाँ पर करेंगे n/4, क्योंकि चतुर्थक है तो 4 से विभाजित करेंगे इसको। तो n का मतलब यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ आइटम जो है 80, तो 80 में हमने 4 से भाग दिया तो ये आया 20। अब इस 20 को हम संचयी आवृत्तियों में देखेंगे। जिस संचयी आवृत्ति में ये 20 का मूल्य शामिल होगा उसके संबंधित जो वर्ग है वही Q1 का वर्ग होगा। तो जो 20 है किस संचयी आवृत्ति में आएगा, ये 40 में आएगा। तो 40 से संबंधित जो वर्ग है वह 30 से 40 है। तो इसका मतलब है कि जो Q1 है उसका वर्ग होगा वो 30 से 40 होगा। अब हम Q1 का जो मूल्य है वो ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे मध्यका का फॉर्मूला है m बराबर L1 प्लस I/f इंटू स्मॉल m माइनस सी। यहाँ पर भी यही फॉर्मूला होगा L1 प्लस I/f इंटू, अब यहाँ पर जो मध्य का पद है स्मॉल m लेते हैं उसकी जगह स्मॉल q1 आ जाएगा, यानी Q1 का पद आ जाएगा और माइनस सी। तो देखिए L1 का मतलब है कि मध्य जो Q1 का वर्ग है उसकी निचली सीमा, I का मतलब है वर्ग की दोनों सीमाओं का अंतर यानी वर्गांतर, जो क्लास इंटरवल जिसको बोलते हैं। F का मतलब है जो Q1 का वर्ग है उसकी आवृत्ति, और फिर जो स्मॉल Q1 है जो n/4 से जो मूल्य आया था वो लेंगे यहाँ पर। और C का मतलब है जो Q1 का वर्ग है 30 से 40 उससे पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति, वो यहाँ पर हम रखेंगे। तो देखिए L1 है तो जो Q1 का वर्ग है उसकी L1 कितनी है, निचली सीमा है 30, तो यहाँ पे लिखा 30 प्लस I है, यानी दोनों सीमाओं का जो अंतर है वो 10 है, तो 10 आ गया। फिर इस 30 से 40 वाले वर्ग की आवृत्ति वो है 28, तो 28 लिख दी इंटू, अब स्मॉल Q1 का मूल्य आया था 20 और माइनस C का मतलब जो 30 से 40 वाला वर्ग है उससे पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। तो उसे 30 से 40 वाले वर्ग से पहले की वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति है वो है 12, तो यहाँ पर 20 माइनस 12 कर दिया। अब इसको हल किया हमने, तो हल करने के बाद में हमें जो मूल्य प्राप्त होता है वह 32.86 आता है, यानी जो Q1 का मूल्य है वो 32.86 होगा। अब इसके बाद हम D8 यानी 8वां दशमक है उसकी गणना करेंगे। तो प्रक्रिया वही सेम ही रहेगी, मध्य का जैसी ही प्रक्रिया इसमें भी है। सबसे पहले हमें D8 के वर्ग का निर्धारण करना होगा। उसके वर्ग का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, वही n/10 वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि 8वां दशमक है अतः n को 8 से गुणा कर दिया जाएगा, तो 8 इंटू n/10 ये फॉर्मूला लगेगा। तो 8 गुणा 80/10 से हम ये स्मॉल d 8 की गणना करेंगे। तो 8 गुणा 80/10 को हल किया तो इसका मूल्य आएगा वो 64 आएगा। 64 को हम संचयी आवृत्तियों में देखेंगे तो ये किस में शामिल होगा, 67 में आएगा। और 67 वाला जो वर्ग है वो है 67 संचयी आवृत्ति वाला वर्ग है वो है 40 से 50। तो इसका मतलब है D8 का जो वर्ग होगा वो 40 से 50 होगा। इसके बाद हम फॉर्मूला इसका लगाएंगे आगे, तो वही L1 प्लस I/f इंटू स्मॉल d माइनस सी, वही सेम वही फॉर्मूला उसी बेस पे फॉर्मूला है वो लगेगा। और L1 यानी इस वर्ग की
जो D8 का वर्ग है उसकी निचली सीमा 40 है, प्लस I का मतलब दोनों वर्ग की दोनों सीमाओं का अंतर है वो 10 है, और F का मतलब है 40 से 50 वाले वर्ग की आवृत्ति जो 27 है, और इंटू स्मॉल D8 का मूल्य 64 और माइनस C यानी जो D8 है उसका वर्ग है उससे पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। तो जो पहला वाले वर्ग है वो कौन सा है, देखिए D8 का जो वर्ग है वो 40 से 50 है, और 40 से 50 से पहले वाला वर्ग 30 से 40 है। 30 से 40 वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति है वो है 40। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 40 रखा है। इसके बाद में इसको हल किया तो ये हो जाएगा 40 प्लस 10 गुणा 24/27। तो 240 में हम 27 से भाग देंगे तो ये आएगा 8.89, और 40 में इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 48.89। तो इस प्रकार से D8 का मूल्य 48.89 आया। इसके बाद में अगला जो माप है वह है P56 यानी परसेंटाइल 56, 56वां शतमक। तो इसमें भी सबसे पहले हम 56वें शतमक के वर्गांतर का निर्धारण करेंगे कि किस ग्रुप में किस वर्ग में यह 56वां शतमक है वह शामिल है। तो उसके लिए भी वही n/100 के द्वारा इसको ज्ञात करेंगे, क्योंकि 56वां शतमक है तो n को 56 से गुणा और कर दिया जाएगा। तो सूत्र इस प्रकार से हो जाएगा स्मॉल p का या स्मॉल p 56 का कि 56 इंटू n अपॉन 100। तो ये आ जाएगा 56 गुणा 80/100 से इसकी गणना करेंगे तो ये आ जाएगा 44.8। अब 44.8 को हम संचयी आवृत्तियों में देखेंगे किस संचयी आवृत्ति में ये शामिल होता है। तो ये भी 67 में ही शामिल होगा, क्योंकि इससे पहले वाले 40 है संचयी आवृत्ति, उसके बाद में 67 है। तो ये भी 67 जो संचयी आवृत्ति उसी में शामिल होगा। तो उसका वर्ग भी 40 से 50 आएगा। तो जो P56 है उसका वर्ग भी 40 से 50 आया। अब इसके बाद आगे इसका फॉर्मूले के द्वारा हम इसको हल करेंगे। तो P56 इज इक्वल टू L1 प्लस I/F इंटू स्मॉल P56 माइनस C। तो L1 वही 40 है, I वही 10, और इस वर्ग की आवृत्ति है वो 27 है, और गुणा फिर P56 की जगह स्मॉल P56 के हम 44.8 रखेंगे, और माइनस C यानी इस वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। तो 40 से 50 वाले वर्ग से पहले वाले वर्ग यानी 30 से 40 की जो संचयी आवृत्ति है वो 40C है। इसके बाद इसको हल किया तो हल इस प्रकार से हो जाएगा 40 प्लस 10 इंटू 4.8/27। तो 48 में हम 27 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 1.78, और 40 में 1.78 ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो 41.78 ये P56 का मूल्य आ जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि जो मध्यका पे आधारित अन्य माप हैं वह अखंड श्रेणी में किस प्रकार से ज्ञात होते हैं। ये सभी माप मध्यका की गणन क्रिया पर ही पूरी तरह से आधारित है। जिसे मध्यका ज्ञात करना यानी मध्यका की गणन क्रिया आती है वह इन माप को आसानी से ज्ञात कर सकता है। इस प्रकार आपने देखा कि खंडित और अखंडित श्रेणी में मध्यका पर आधारित जो अन्य माप हैं जैसे चतुर्थक, पंचमक, अष्टमक, दशमक और शतमक, इन्हें कैसे ज्ञात करते हैं। यह सभी माप जो है इनकी गणन क्रिया पूरी तरह से मध्यका पर ही आधारित है। जिसे मध्यका ज्ञात करना अच्छी तरह से आता है, भली प्रकार आता है, वह इन माप को भी आसानी से ज्ञात कर सकता है। धन्यवाद।